सोचो एक सिचुएशन, आज एक काम लीगल है और अगले दिन गवर्नमेंट उसको इलीगल बना देता है थ्रू पासिंग अ लॉ। और गवर्नमेंट कहता है कि जो पहले भी लोग ये वाली काम कर चुके वो वाली भी काम इलीगल कहलाएगी। यहाँ पे इमेजिन करो कोर्ट आपको एक ही ऑफेंस के लिए दो बार आपको पनिश कर रही है। या सोचो कि कोर्ट या पुलिस जबरदस्ती आपसे कन्फेशन दिलाने की कोशिश कर रही है। तो मैं ये सब क्यों डिस्कस करूं? मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आता है राइट टू फ्रीडम के अम्ब्रेला में और ये बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इस आर्टिकल में 3 प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये 3 प्रिंसिपल 3 क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल 20 में दिया गया है। आर्टिकल 20 इंश्योर करता है कि इंडियन क्रिमिनल सिस्टम एक फेयर बेसिस पे चले और गवर्नमेंट इसमें कोई आर्बिट्ररी तरीके से किसी को पनिश नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को कवर करता है बिकॉज आर्टिकल नो पर्सन से स्टार्ट होती है, तो इसका यही मतलब है कि दोनों को अप्लाई होता है, सिटीजन और नॉन सिटीजन। और ये आर्टिकल इतनी पावरफुल है कि वो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होती है। मतलब इमरजेंसी के टाइम पे भी गवर्नमेंट किसी को इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकती है, अनफेयर डिटेंशन नहीं कर सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल 20 में 3 प्रिंसिपल कवर होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जेओपार्डी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये तीनों प्रिंसिपल हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब ये है कि जो चीज पहले क्राइम था और अब क्राइम नहीं है, या जो चीज पहले क्राइम नहीं था और वो क्राइम है, वो पहले वाले चीज को या पहले वाले नेचर को चेंज नहीं कर सकते। तो इमेजिन करो परसों मैंने ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट 10 साल थी और आज गवर्नमेंट एक अपडेट के साथ आती है और बोलती है कि उसकी पनिशमेंट 15 साल हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे कौन सी पनिशमेंट मिलेगी? मुझे 10 साल वाली पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि जब मैंने वो ऑफेंस कमिट किया था तो उस टाइम पे वो ऑफेंस की पनिशमेंट 10 इयर्स थी, तो मुझे वही मिलेगी, ना कि 15 इयर्स। तो यही है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जैसे पहले अडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस था और अब वो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है। तो जब तक अडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस था तब तक सारे केसेस अडल्ट्री के क्रिमिनल ऑफेंस होंगे, और जब आज के डेट में अडल्ट्री कमिट होता है वो बस एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स होता है। तो इसका ये मतलब है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल पनिशमेंट को प्रोहिबिट करता है। एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, ये बस क्रिमिनल लॉ पे एप्लीकेबल, ये सिविल लॉ, टैक्सेशन लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस में रतन लाल के ऊपर ऑफेंस लगाया गया था हाउस ट्रेसपास का और अटेम्प्ट टू आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। इसी अराउंड एक नया एक्ट आया था, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। तो इसमें जो भी यंग ऑफेंडर थी उसको रिलीज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग देम अ प्रिजन। तो कोर्ट में ये इश्यू अराइज हुआ कि ये प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इस केस में लगेगी कि नहीं, क्योंकि ये ऑफेंस उस एक्ट के आने के पहले ली गई थी। तो कोर्ट ने कहा कि रतन लाल जो 16 इयर्स का था उसको आप प्रोबेशन पे रिलीज कर सकते हो और उसको जेल जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन है यंग ऑफेंडर्स के लिए। इसमें ये कहा गया था आर्टिकल 20 क्लॉज 1 अप्लाई होता है अगर कोई नया क्राइम या पनिशमेंट में इंक्रीज हुआ हो। ये उसके लिए अप्लाई नहीं होता है जहाँ पे पनिशमेंट रिड्यूस हो गया हो या रिलीफ मिला हो। अब आते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो बात करता है डबल जेओपार्डी। इसमें क्लॉज 2 कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 टर्म यूज किया गया, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश। तो यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया गया। अगर कोई पर्सन प्रोसिक्यूट भी हो चुका है और पनिश भी हो गया तो उसके ऊपर वो सेम ऑफेंस फिर से नहीं अप्लाई होगी, और इसी को हम कहते हैं डबल जेओपार्डी। मतलब एक ही क्राइम के लिए कोई पर्सन प्रोसिक्यूट एंड पनिश 2 बार नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कोई क्राइम कमिट किया तो मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन चली, मुझे पनिशमेंट मिली और आफ्टर पनिशमेंट मैं अक्विट हो गई। तो आफ्टर अक्विटल मेरे अगेंस्ट फिर से वो केस नहीं शुरू हो सकती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पनिशमेंट और प्रोसिक्यूशन फेस कर लिया है। डबल जेओपार्डी में एक और चीज आपको याद रखने की जरूरत होगी कि यहाँ पे जुडिशियल ट्रायल होना चाहिए, ना कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पे अप्लाई नहीं होती है। इसका लैंडमार्क जजमेंट है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। यहाँ पे कस्टम ऑफिसर ने गोल्ड कॉन्फिस्केट किया था और बाद में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुआ। अक्यूज ने बोला कि अगर मेरी कस्टम अथॉरिटीज ने गोल्ड कॉन्फिस्केट कर लिया फिर से ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्यों हो रही है? तो कोर्ट ने कहा
कहा कि जो कस्टम अथॉरिटीज ने किया था वो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, और वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 मतलब डबल जेओपार्डी में कवर्ड नहीं है। यहाँ पे ओनली जुडिशियल ट्रायल कवर्ड है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3, वन ऑफ द मेजर प्रोविजन इन इंडियन क्रिमिनल सिस्टम, बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी अक्यूज को जबरदस्ती कन्फेशन देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, नाइदर कोर्ट नॉर पुलिस। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे टर्म अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस मतलब कि ये बस अक्यूज्ड पे अप्लाई होगा, ना कोई विटनेस पे नहीं, ओनली अक्यूज्ड। अनदर टर्म कंपेल्ड, अगर कोई भी स्टेटमेंट वॉलंटरीली दिया गया है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट नहीं है, पर अगर कंपल्शन से दिया गया है तो वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का इंफ्रिंजमेंट है। अनदर फ्रेज इज विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब है कि अक्यूज्ड जो स्टेटमेंट देगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको एज अ फ्रेम करता है कि वो रॉन्ग है इस क्राइम में, उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट आती है। चलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और डीप में समझते थ्रू सीरीज ऑफ केसेस। सो पहला केस है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ट्रायल और प्री ट्रायल दोनों में एप्लीकेबल है, मतलब कोई भी पर्सन का नाम FIR में और वो एलिज्ड अक्यूज्ड है तो उसके पास भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन है। दूसरा केस है नंदिनी सतपथी वर्सेस CL दानी। सो यहाँ पे नंदिनी सतपथी CM थी तो उनको विजिलेंस पुलिस स्टेशन बुलाया गया था क्योंकि उनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस थे। सो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और वो हर क्वेश्चन में साइलेंट थी। तो यहाँ पे नंदिनी सतपथी साइलेंट रह सकती थी क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि अक्यूज्ड के पास है राइट ऑफ साइलेंस का। तीसरा केस है हमारा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू ओघड़। इसमें ये क्वेश्चन हुआ था कि क्या अक्यूज्ड के फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग, फिजिकल एविडेंस लेना सेल्फ इंक्रिमिनेशन है कि नहीं। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, यहाँ पे बस फिजिकल एविडेंस दिया जा रहा है, यहाँ पे कोई थ्रेट नहीं है और फिजिकल एविडेंस अलाउड है। हमारा चौथा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। क्या पुलिस अक्यूज्ड पर नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग कर सकती है? तो कोर्ट ने कहा कि विदाउट कंसेंट ऑफ द कोर्ट वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये एक काइंड ऑफ मेंटल प्राइवेसी वायलेट करती है और ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। तो आप एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझो टेस्टिमोनियल एविडेंस और फिजिकल एविडेंस में। तो टेस्टिमोनियल एविडेंस में आ जाता है कन्फेशन, स्टेटमेंट, आंसरिंग ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, ये सब कवर्ड है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। बट फिजिकल एविडेंस लाइक फिंगरप्रिंट्स, DNA सैंपल, ब्लड सैंपल, ये सब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में कवर्ड नहीं है। सो आर्टिकल 20 इंश्योर करता है कि फेयर ट्रायल हो, लीगल सर्टेनिटी हो और प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी हो। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो वो क्लियर थे कि अगर पावर ज्यादा दिया जाएगा तो करप्शन इनहैंस हो सकता है, स्पेशली आप पावर ज्यादा स्टेट या पुलिस को देते हो तो इसलिए आर्टिकल 20 दिया गया था जो क्रिमिनल्स को बस सपोर्ट नहीं करता, वो सिटीजन के अगेंस्ट मिसयूज पावर के लिए भी बात करती है और यही इंश्योर करता है आर्टिकल 20। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताओ और मुझे बताओ मैं और किस टॉपिक पे ये वीडियोस बनाऊं।